प्रशांत भूषण बस एक चेहरे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र काम कर रहा है। अगर आप रोहिंग्या कैसे इस देश में आए हैं और उसके बाद किस किस एरिया में वो सेटल हुए हैं, तो अगर उस ट्रेंड को देखेंगे तो आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि कैसे कोई रोहिंग्या जिसको भारत के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो बांग्लादेश बॉर्डर से वो घुसता है अंदर, और केरला, जम्मू कश्मीर, इन मतलब इस तरह के जो बॉर्डरिंग स्टेट जो है, राजस्थान, वहाँ पर जाके कैसे सेटल हो जा रहा है। दिल्ली में सरकार के नाक के नीचे कैसे वो सेटल हो जा रहा है। पूरा ओखला का पूरा वो बायोडाइवर्सिटी जोन जो है उसमें जाके वो सेटल हो गया। वहाँ का लोकल विधायक जो उसी कम्युनिटी से आता है वो उसको सेटल करवाने में मदद करता है। इस देश के अंदर बैठे हुए एक लॉबी है जो इस देश को कभी भी स्टेबल नहीं देखना चाहती है, इस देश को कभी मजबूत नहीं देखना चाहती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। प्रशांत भूषण एक ऐसा नाम जो पिछले 30 सालों से लगातार जो है कई हाई प्रोफाइल केसेस में सामने आता रहा है। अब पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि जो रोहिंग्याज यहाँ पर आए हुए हैं और जो समस्या पनपी हुई है उसको लेकर रोहिंग्याज की पैरवी करते हुए प्रशांत भूषण नजर आते हैं, उनका केस लड़ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू में कई जगहों पर जो है इन रोहिंग्याज ने जिस हिसाब से वहां पर क्राइम को बढ़ाया और उसके बाद जो है जेल में इनको डाला गया, लेकिन प्रशांत भूषण जो है वो इनके हमदर्द बन रहे थे और कह रहे थे कि इनका जो इनको अरेस्ट किया गया है इलीगल है, जल्द से जल्द जो है इस पर सुनवाई हो। अब फिर से दरअसल उसी मामले को लेकर के अब जो है इसमें एक नया अपडेट सामने आ रहा है। जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस बीआर गवई के समक्ष जो है प्रशांत भूषण ने ये कहा है कि जो भारत में जो हिरासत में लिए गए हैं रोहिंग्या जो शरणार्थी हैं, इनकी रिहाई से संबंधित एक याचिका का उल्लेख किया है और कहा है कि जल्द से जल्द इस मामले को सूचीबद्ध किया जाए। इस पर कोई बात नहीं बन रही है पिछले एक लंबे समय से। हमारे साथ जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता जो हैं पीयूष पुष्कर, वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। पीयूष जी, प्रशांत भूषण की अगर बात की जाए, ये रोहिंग्यास का मामला जब से पनपा है और जम्मू जो कि एक शांति प्रिय जो है पूरा इलाका है, वहां पर भी जो क्राइम बढ़ा, जो सिविल क्राइम बढ़ा, उसमें भी इन रोहिंग्यास का हाथ सामने आया था। लेकिन प्रशांत भूषण को क्यों इतनी हमदर्दी है इनसे, क्यों चाह रहे हैं वो कि इनका जो है अरेस्ट जो इनको किया गया इनको बाहर निकाला जाए? अर्जुन जी, क्या है कि वास्तव में प्रशांत भूषण बस एक चेहरे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र काम कर रहा है। अगर आप रोहिंग्या कैसे इस देश में आए हैं और उसके बाद किस किस एरिया में वो सेटल हुए हैं, तो अगर उस ट्रेंड को देखेंगे तो आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि कैसे कोई रोहिंग्या जिसको भारत के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो बांग्लादेश बॉर्डर से वो घुसता है अंदर, और केरला, जम्मू कश्मीर, इन मतलब इस तरह के जो बॉर्डरिंग स्टेट जो है, राजस्थान, वहाँ पर जाके कैसे सेटल हो जा रहा है। दिल्ली में सरकार के नाक के नीचे कैसे वो सेटल हो जा रहा है। पूरा ओखला का पूरा वो बायोडाइवर्सिटी जोन जो है उसमें जाके वो सेटल हो गया। वहाँ का लोकल विधायक जो उसी कम्युनिटी से आता है वो उसको सेटल करवाने में मदद करता है। तो ये पूरा का पूरा एक पहले से एक विचार करके, एक कॉन्स्पिरेसी करके, एक षड्यंत्र के तहत वो इस देश में आए हैं और उनको इस तरह के जो सेंसिटिव जगह हैं वहाँ पर उनको बसाया जा रहा है। अब चूंकि स्वाभाविक रूप से वो इलीगल तौर पे वो आए हुए हैं, तो उनको इस तरह से कोई जॉब भी नहीं मिल सकता है, उनको कोई काम नहीं मिल सकता है, तो इसी तरह की वो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं। और वो अब जिन जिन एरिया में वो सेटल हुए हैं वहाँ पर लूट की घटनाएं, चोरी की घटनाएं, मर्डर की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, ये सब दिनों दिन सामने आ रही है। और जिस एरिया में वो सेटल्ड है वहाँ पर ज़्यादातर अपराधों में वो शामिल पाए जाते हैं। तो उनकी संलिप्तता जो वास्तव में वहाँ पर अपराध के ग्राफ को बढ़ा रही है, ये चिंतनीय है। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश के अंदर बैठे हुए एक लॉबी है जो इस देश को कभी भी स्टेबल नहीं देखना चाहती है, इस देश को कभी मजबूत नहीं देखना चाहती है। वो चाहती है कि ये देश लगातार एक अनवरत युद्ध में घिरा हुआ रहे। बाह्य ताकतों से अब वो नहीं हो सकता है संभव, तो इसलिए अंदरूनी ताकतों को मजबूत करके और वो इसको हवा देना चाहते हैं। ये वही विचारधारा है जिन्होंने आज़ादी के वक्त ये बोला था कि भारत एक देश नहीं है बल्कि इसको 15 अलग अलग देश में डिवाइड कर देना चाहिए।
और वही विचारधारा आज इस रूप में प्रतिफलित हो रही है, जबकि वो ये बोल्ड हैं कि भले ही वो कैसे भी इलीगल आया हुआ है, आप उसको डिपोर्ट नहीं करना चाहिए, उसको यहाँ फैसिलिटी देना चाहिए, उसको यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड, उसको हर तरह की सुविधाएं मुहैया करना चाहिए। और इसी देश में, इसी देश के अपने नागरिक जो विभाजन के वक्त में पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी जो जम्मू कश्मीर में थे और आप उसी क्षेत्र से आते हैं, उनको वोटिंग राइट तक आज़ादी के बाद से 370 हटने तक नहीं मिला हुआ था। उनकी जहाँ जहाँ वो विस्थापित होकर जो पाकिस्तानी हिंदू यहाँ पर आए हैं, उनकी क्या स्थिति है आप जाके दिल्ली में देख लीजिए। दिल्ली में उनके शरणार्थियों के, जो कि वो तो ऐसा भी नहीं कि कोई इलीगल तरीके से घुस गए हैं, लेकिन उनकी क्या आज हालत है वो आप देख लीजिए। तो वास्तव में ये वो लोग हैं जिनको अपराधियों से हमदर्दी है। और प्रशांत भूषण इसी तरह के याकूब मेनन को लेकर, कभी अफजल गुरु को लेकर, उनका दर्द इसी तरह से के मामलों में झलकता है। इनका दर्द वास्तव में जो शांतिप्रिय लोग हैं, जो ऐसे जिन पे इतनी यातनाएं दी गई, जिनको उनके घर से भगा दिया गया, जिनके परिवारों को लूटा गया, उनके परिवारों को ख़त्म कर दिया गया, वो कश्मीरी पंडित, उन्होंने कभी एक पत्थर नहीं चलाया है, उसको लेकर इनकी हमदर्दी कभी नहीं उठती है, जो कि वास्तव में शांतिप्रिय हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना है, देश के इंस्टीट्यूशंस को, इन तरह के व्यक्तियों को, इस तरह के विचारधाराओं को बहुत आयरन फिस्ट के साथ, एक मजबूत हाथों से उसको डील करना चाहिए। इसके अलावा अगर बात की जाए, जो लॉबी की आपने बात की, अभी जो लगातार इन्होंने राइट्स के लिए कहा कि रोहिंग्या जो हैं वो कहाँ जाएंगे, इंटरनेशनल लॉज हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन हाल ही में हम जानते हैं कि सीए लागू हुआ, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए वहाँ के गैर मुस्लिम जितने भी शरणार्थी थे उनको जो है नागरिकता देने का कानून था। तब ये पूरी लॉबी कह रही थी कि नौकरियां कहाँ से देंगे, बसाएंगे कहाँ पर, कैसे उनको जो है यहाँ पर इतने लोग रह पाएंगे और हमारे लोगों के पास नौकरियां नहीं है। लेकिन अब इस मामले में कोई जो है इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं करता। यही इनका दोहरा चरित्र है, यही इनकी दोहरी मानसिकता है। सीए का जो कट ऑफ डेट है वो 2014 है। उससे पहले जो इस देश में आए हुए हैं उसी को इस देश में वो नागरिकता प्रदान करने की बात की गई। वो लोग पहले से ही कहीं सेटल हैं भाई। आपको जो चीज़ 2019 में मिली हुई है उसके लिए आप बात कर रहे हैं, मतलब 5 साल का ऑलरेडी गैप हो रखा है, 5 साल में कहीं ना कहीं सेटल होकर कुछ कर रहे हैं, तो उससे इनको आपत्ति हो रही थी। जबकि वो तो तुरंत तो नहीं किसी को लिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर वो रोहिंग्या जो तुरंत ही अभी आए हुए हैं, तुरंत वो घुस रहे हैं, तुरंत इस तरह के कैंप्स में जा रहे हैं, वहाँ पर क्राइम कर अरेस्ट होकर अंदर जा रहे हैं, उससे इनकी हमदर्दी है। इससे ये साफ जाहिर होता है वो चाहते हैं कि इसको बाहर फ्री छोड़ो, जिससे कि ये देश को डीएस्टेबलाइज करे। अब चूंकि क्या है, पहले कश्मीर में पत्थर चलता था, वो ख़त्म हो गया, आतंकवादियों पे नकेल कस दी गई, जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस वाले जो एरियाज थे, जैसे नक्सलवादी बेल्ट जो था, वहाँ पर पूरा कंट्रोल किया गया है माहौल। वहाँ पर आए दिन माओवादी जो है वो सरेंडर कर रहे हैं। जो नॉर्थ ईस्ट में जो उग्रवादी थे वो लगातार सरकार के साथ समझौते में बातचीत कर रहे हैं। तो इनके पास ऑप्शन नहीं है, ये हतोत्साहित है, ये घबरा गए हैं कि अरे इस तरह से अगर स्टेबल गवर्नमेंट चले तो फिर चीन से तो ये आगे निकल जाएंगे। तो इनका दर्द कहीं ना कहीं, इनका क्योंकि हित दूसरे से जुड़ा हुआ है, इनको ऐसा लगता है कि भाई जो इनके आका जहाँ से इन्हें निर्देश मिल रहा है उसकी तो बात मानी ही नहीं जा रही है। क्योंकि पहले भारत के हर इशू में चीन की बात होने लगती, पाकिस्तान के बाद कोई इशू में पाकिस्तान पूरे विश्व में अलग थलग पड़ा हुआ है। भारत सरकार की अपनी एक विदेश नीति की सफलता है। ठीक उसी तरह से आप चीन की हालत देख लीजिए, जहाँ जहाँ भी संघर्ष हुआ है, चाहे वो गलवान घाटी का हो, भारतीय सेना ने मुंह तोड़ उसको जवाब दिया है। तब इनको लगता है कि अरे देश अगर स्टेबल रहा, देश मजबूत रहा तो हर फ्रंट पे आगे बढ़ेगा और फिर जो इनके विरोधी जो वैश्विक स्तर पे भी हैं वो भी नीचे गिर जाएंगे। तो इसीलिए ये देश को अंदरूनी तौर पे ये डिस्टेबलाइज करके देश को ये कमज़ोर करना चाहते हैं, देश को प्रगति के पथ पर ये नहीं जाने देना चाहते हैं। और इसके लिए चूंकि मैंडेट इनको मिल नहीं रहा है, जो जनता का 5 सालों मैंडेट है वो इनके पक्ष में नहीं है, लगातार तीसरी बार हारे। तो इसलिए इनको लगता है कि अब इस तरह के जो इंस्टीट्यूट, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसको मिसयूज करो, उसको अपने हिसाब से मिसकंस्ट्रू करो और फिर तब अपने बेनिफिट के लिए उनको काम करवाओ। और ना अगर वो अगर पक्ष में निर्णय दे तो इनको बता दो कि ये तो पपेट हैं, ये प्रेरित हैं, ये सरकार से दब गए हैं, ये सरकार से भयभीत हैं, इनको पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट चाहिए। फिर आप अलग तरह से लांछन लगाओ, उस सारे इंस्टीट्यूशन को बदनाम करो, जब तक कि वो आपके हिसाब से वो ऑर्डर ना पास करने लगे। एक आखिरी छोटा सा कमेंट, क्या लग रहा है जो वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द सूचीबद्ध किया जाए, अगर वो सूचीबद्ध हो भी जाता है, क्या इसमें प्रशांत भूषण जो केस लड़ रहे हैं, क्या उनकी जीत होगी नहीं होगी? क्योंकि तमाम कई सारे पहलुओं पर जो है कोर्ट भी विचार करे। निश्चित रूप से जो भी, क्योंकि इससे पहले भी जो बात हो रही थी, बहुत समय अलग अलग कोर्ट्स के जजमेंट आए हुए हैं कि भाई जो भी इस तरह से इलीगल जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उसको डिपोर्ट किया जाए।
तो इसलिए उनको यहाँ से बाहर निकाल दे। भाई इस देश में वो लायबिलिटी बन के थोड़ी रहेंगे। दूसरी बात, उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? भाई जो लोग इस तरह से इलीगल उसका आधार कार्ड बनवा रहे हैं, जो उसका वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हैं, जो उसको यहाँ पर बसा रहे हैं, कल वो किसी अपराधी गतिविधि में अगर लिप्त अगर पाया जाता है तो उसका फिर कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा? भाई उसका तो यहाँ तो कोई कुछ है ही नहीं। भाई आप यहाँ पर हम और आप अगर अपराध करेंगे, अगर मान लीजिए हमें पेनल्टी अगर फिक्स अगर होती है, चाहे तो जेल होगा या पेनल्टी फिक्स होगी। पेनल्टी फिक्स होगी तो हमारे पास यहाँ पर कुछ संपत्ति है, हमारा यहाँ पर हमारी कुछ प्रॉपर्टी है, हमारे यहाँ लोग हैं जिसके सामने आप समाज में भी एक आप पे एक मोरल प्रेशर होता है। इनके लिए यहाँ क्या है? इनको तो किसी भी चीज़ ने उसको उनके लिए ना ही आगे नाथ ना पीछे बघा वाली बात है। कोई उसको इशू ही नहीं है, वो हर तरह से इस तरह की चीज़ें करता जाएगा। तो इसीलिए निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट जब भी इस विषय को अपने संज्ञान में लेगी और जिस पर निर्णय देगी, तो इन सारे पहलुओं को विचार करने के बाद ही ये निर्णय देगी। तो ये सुना आपने हमारे साथ एडवोकेट पीयूष पुष्कर को, जिन्होंने अपनी तमाम जो है बातें रखी, अपने विचार रखे, जो प्रशांत भूषण जिनको काफ़ी ज़्यादा जल्दी इस समय नज़र आ रही है कि रोहिंग्यास का जो मुद्दा है उसको जल्द से जल्द जो है सूचीबद्ध किया जाए। अब आपने पूरी चर्चा सुनी, अब आपकी इस पर जो राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।